हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 19 अक्टूबर 2021 के जो टॉप 10 करंट अफेयर हैं उनको कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको करंट अफेयर कैसे तैयार करना होगा, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। अगर ये दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रयास करते हैं कि पूरे दिन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं पूरे दिन के अंदर घटित होती हैं, लेकिन सभी घटनाओं के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो रेलिवेंट होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जिसके बारे में एग्जामिनर सोचता है कि सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होना चाहिए, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्हीं क्वेश्चन को या उन्हीं करंट अफेयर को हम डेली बेसिस पे इस वीडियो के माध्यम से आपको कराते हैं, ताकि एग्जाम में जो 2 से 4 या 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप बहुत ही आसानी के साथ कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसको बनाया गया इन चारों विकल्पों में से। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज ये आपको आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन का डिटेल भी मिलेगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आपको पता होगा तो आप जवाब दीजिएगा, नहीं भी पता होगा तो भी आप यहां से आपको सही आंसर मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन का डिटेल भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हाल ही में AMFI का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाला सुब्रमण्यम को जो है यहाँ पर AMFI का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। किसको? बाला सुब्रमण्यम। इस नाम को याद रखिएगा। अब देखिए, AMFI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर लगा रखा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है, तो बाला सुब्रमण्यम को जो है बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिसको हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है, सारा कुछ मैंने यहाँ स्टार बनाकर लिख रखा है ताकि आपको ये लगे कि ये सारे जो वन लाइनर यहाँ पे मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट इस तथ्य को, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि आदित्य बिड़ला सन लाइफ के प्रबंधक निदेशक और CEO ए बाला सुब्रमण्यम को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर AMFI का मैंने फुल फॉर्म अभी ऊपर आपको बताया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है यहाँ पर, तो A बाला सुब्रमण्यम को। और A बाला सुब्रमण्यम कौन है? आदित्य बिड़ला सन लाइफ के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अगले पॉइंट में मैंने क्या बताया यहाँ पर कि इसके अलावा एडल वाइस AMC के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधिका गुप्ता को जो है AMFI के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है ये आपको याद रखना है। राधिका गुप्ता को जो है यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो है हमारा इसमें कि AMFI म्यूचुअल फंड क्षेत्र में एक उद्योग मानक संगठन है और इसका गठन 1995 में किया गया था, ये आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डिटेल समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम नए CMD के रूप में किसे चुना गया है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमित रस्तोगी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD के रूप में चुना गया है। CMD का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि कभी कभी एग्जामों में फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी समझ लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भारतीय नौसेना में 34 वर्ष बिताने के बाद सेवानिवृत्त कोमोडोर अमित रस्तोगी ने जो है 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार संभाला है। ये आपको याद रखना है। तो ये कौन है? तो भारतीय नौसेना में 34 वर्ष बिताने के बाद जो है, यानी कि ये नौसेना में काम कर चुके हैं, सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। ये वहां पर कोमोडोर थे और इनका नाम अमित रस्तोगी है और 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी के अध्यक्ष और एमडी के रूप में पदभार को संभाला है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इससे पहले वे 5 वर्ष के लिए एकीकृत मुख्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में निदेशक थे। इससे पहले वो कहां पर कार्य कर रहे थे? तो 5 वर्ष के लिए जो है एकीकृत मुख्यालय में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है निदेशक यानी डायरेक्टर के पद पे थे। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि एनआरडीसी और डीएसआईआर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक उद्यम है। ये आपको याद रख लेना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आप पूछ लिया करें, क्योंकि कोई भी डाउट आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए। डाउट हमेशा क्लियर होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किसने किया? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने। हाल ही में भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किसने किया? तो नीति आयोग ने किया है। ये आपको याद कर लेना है। और आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा के सभी स्रोतों पर डेटा कैप्चर करने वाले देश के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का अनावरण किसने किया है, तो नीति आयोग ने किया है। ये आपको याद रखना है। देखिए अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह नीति निर्माताओं, निवेशकों, संरक्षणवादियों, वित्तीय संस्थानों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा। यानी कि कोई भी मानचित्र होता है तो आपको काफ़ी सहूलियत होती है। अगर किसी स्थान पे पहुंचना है तो उसी संदर्भ में ये आपका भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र है। इससे जो है आपका यहाँ पर निर्माताओं को, निवेशकों को, संरक्षणवादियों को, वित्तीय संस्थानों को और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें अक्षय और गैर नवीकरणीय बिजली संयंत्रों, तेल और गैस और डाउन स्ट्रीम क्षेत्र आदि पर स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा का प्रत्योक्षकरण शामिल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद कर लेना है यहाँ पर कि नीति आयोग को जो है पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 2015 के बाद यानी 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग इसका नाम रखा गया था। किसका? योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? नीति आयोग। इसे आपको याद कर लेना है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब कि नीति आयोग के अध्यक्ष, चेयरपर्सन, पदेन अध्यक्ष कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री होगा। ये आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने गैर अनुपालन के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इन चारों में से आपको बताना है। गैर अनुपालन यानी कि आदेश का यहां पर अनुपालन बैंक के द्वारा नहीं किया गया है, उसके लिए आरबीआई ने उस बैंक पर जो है 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, यानी कि सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है यहां पर 1 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया गया। किसके तरफ से? आरबीआई के तरफ से। ये आपको याद रखना है। किस लिए? गैर अनुपालन के लिए, यानी कि आदेश का पालन नहीं हुआ उसके लिए यहां पर आरबीआई ने एसबीआई पर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब इस क्वेश्चन के डिटेल को जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने यही बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो कि हमने अभी ऊपर देखा क्वेश्चन में मेंशन था। नेक्स्ट पॉइंट में कि इसे नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दंडित किया गया। नियामक अनुपालन में कुछ कमियां पाई गई है, जिसके लिए एसबीआई को यह दंड दिया गया है या जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) फर्स्ट और 51(1) के साथ पठित धारा जो है 47(a)(1) और सी के प्रावधानों के तहत जो है आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है। यानी कि ये जो है आरबीआई का अधिकार है, अगर कोई बैंक जो है नियामक अनुपालन जो नहीं करता है या उनमें कमियां पाई जाती है तो उनको दंडित कर सकता है आरबीआई, यानी कि जुर्माना लगा सकता है। ये आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई के बारे में यहां पर हम बात कर रहे थे, तो एसबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का एक बहुत बड़ा बैंक है और काफ़ी लोग इसमें अपना पैसा जमा करते हैं। तो अब इसके बारे में जानना ये कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये भी याद रखना है आपको, दिनेश कुमार खरा जो हैं वर्तमान में एसबीआई के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहां पे है, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है तो मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने के लिए किस सरकार ने कहा है। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर से। राजस्थान सरकार ने जो है किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने के लिए जो है यहां पर कहा है। ये आपको याद रख लेना है, किसने, राजस्थान सरकार ने। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण प्रदान करेगी। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि ऋण जो है सहकारी बैंकों के सहयोग से वितरित किया जाएगा। यानी कि ये जो ऋण है, ये जो कर्ज है जो किसानों को मिलेगा वो किसके माध्यम से मिलेगा, तो सहकारी बैंकों के सहयोग से जो है इसको वितरित किया जाएगा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि वर्ष 2021-22 में फसल ऋण वितरण का लक्ष्य 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि यहां पर ये पहले जो था आपका 16,000 करोड़ था, लेकिन इसको बढ़ाकर 18,500 करोड़ जो है इसको कर दिया गया था। किसके लिए, वर्ष 2021 और 22 के लिए। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि चालू वर्ष में 2.40 लाख नए किसानों ने पंजीकरण कर ऑनलाइन पोर्टल के लिए आवेदन किया, जिसके वजह से यहां पर जो है इस पैसे में जो है बढ़ोतरी की गई, यानी कि 16,000 करोड़ से इसको 18,500 करोड़ कर दिया गया। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो अशोक गहलोत हैं। इसे भी याद रखना है क्योंकि कभी मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर बृहस्पति ग्रह के लिए। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाल ही में नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया था, तो बृहस्पति ग्रह के लिए। और एक बात और याद रखना है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। पास का जो सबसे यहाँ पर ग्रह हमारा हो जाएगा सोलर सिस्टम में, पहले नंबर पे बुध आता है। ठीक है, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है और उसके बाद से आपका बृहस्पति आता है। इसे आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो अब आइए क्वेश्चन से जुड़े और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान का नाम लूसी है। कहां से अब इसको छोड़ा गया है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर अंतरिक्ष यान का नाम लूसी है और कहां से इसको छोड़ा गया है? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यह मिशन लूसी को चट्टानी पिंडों के समूह की जांच के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यानी कि किस उद्देश्य से जो है लूसी यान को लॉन्च किया गया है? तो देखिए ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं उनका अध्ययन करने के लिए, या ये जो चट्टानी पिंड समूह हैं इनकी जांच के उद्देश्य से जो है लूसी को लॉन्च किया गया है। कहां से? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। यानी कि वहां पर 100% लोगों को टीकाकरण हो चुका है कोविड के लिए। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपके आने वाले एग्जामों में ट्रेंडिंग क्वेश्चन कर सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में और उसमें राज्य के अंदर किस जिले के अंदर जो है 100% टीकाकरण करने वाला वो देश का पहला जिला बन गया है। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ये आपका किन्नौर जिला है और किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाला अपने देश का पहला जिला बन चुका है। यानी कि 100 लोग अगर वहां पे हैं तो 100 लोगों को टीकाकरण हो चुका है। मतलब 100% का मतलब जितनी भी आबादी वहां पर है उस जिले के अंदर सभी को टीकाकरण हो चुका है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन से जुड़े और भी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला 100% टीकाकरण करने वाले देश का जो है पहला जिला यहां पर बन चुका है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि राज्य की कुल 100% आबादी यानी कि 18 प्लस का टीकाकरण करवा लिया गया है। यानी कि टीकाकरण हो चुका है जो 18 प्लस है। ठीक है, अभी बच्चों को हर जगह नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 18 प्लस जो भी वहां पर लोग हैं उनको 100% टीकाकरण हो चुका है। 18 प्लस के ऊपर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। देखिए आगे मैंने बताया कि राज्य ने सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी है अभी। यानी कि सेकेंड डोज नहीं, फर्स्ट डोज जो है सभी लोगों को लग चुका है, सेकेंड डोज अभी लगना बाकी है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के अंदर ये जिला है, ये आपको याद रखना है। अगर राज्य के बारे में पूछ लिया जाए कि किस राज्य ने जो है अपने एक जिले के अंदर जो है 100% टीकाकरण कंप्लीट किया है सबसे पहले नंबर पे, तो वो आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन जिले का नाम दे तो किन्नौर जिला आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। गुजरात सरकार ने जो है हाल ही में अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए जनजातीय लोगों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसे आपको याद रखना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है, यहां पर आपको याद कर लेना है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो है विजय रूपाणी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनके हटने के बाद भूपेंद्र भाई पटेल को जो है गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है तो भूपेंद्र पटेल, इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने वही बताया जो कि आपको ऊपर अभी डिस्क्राइब किया था। तो ये पॉइंट जो नेक्स्ट है इसे आप याद रखिएगा। प्रतिवर्ष राम से संबंधित विभिन्न तीर्थ स्थलों पर राज्य स्तरीय दशहरा महोत्सव का आयोजन होता है। इसीलिए गुजरात सरकार ने जो है हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। तो काफी कुछ मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, वो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों की कब्र पर पुष्प चक्र अर्पित किए? इन चारों विकल्पों में से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में।
हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा में अपने देश के जो नौजवान सैनिक हैं उनके कब्र पर पुष्प चक्र अर्पित किया? वो है इजराइल के अंदर। इसे आपको याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में इजराइल की यात्रा के दौरान इजराइल के यरूशलेम, रामले और हाइफा में दफनाए गए लगभग 900 भारतीय सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किए हैं और यही उनकी पहली यात्रा है। ठीक है, यह उनकी क्या है? पहली यात्रा है। ये भी आपको याद रखना है। 900 सैनिक वहां पर दफन हैं और उन्हीं के कब्र पे यहां पर विदेश मंत्री जो कि हमारे वर्तमान में है एस जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने पुष्प अर्पित किया है। ये आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में जीती जो है चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता? यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर में मिस्टेक है। तो भारत के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है? ये आपको बताना है अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। भवानी देवी ने जो है यहाँ पर फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्या की है? जीत अर्जित की है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ओलंपिक खेल में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय बनकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली फेंसर भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सेबर इवेंट में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता है। देखिए दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने ट्यूनेशिया की नादिया बेन अजीजी के खिलाफ 64वें मैच में 15-3 से जीत प्राप्त की और अंतिम में कांस्य पदक विजेता से वो हार गई। यानी कांस्य पदक विजेता जिसने कांस्य पदक को जीता था तो उससे क्या यहाँ पर भवानी देवी जो है हार गई थी। इसे आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो बस उसके बदले मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लाइक करिए। इससे लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल है। आपकी जो भी नीड है करंट अफेयर की, जो डेली बेसिस पे आप तैयार करना चाहते हैं, उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दे दूंगा, वहां से जो है आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको इस करंट अफेयर की PDF पूरी तरीके से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मैक्सिमम लाभ लीजिए। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए। लाइक तो करिए अप्रिसिएशन के लिए, लेकिन इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी जो है इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत जगह देखते हैं आपकी पेड क्लासेज भी चलती हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि फ्री में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाए। तो देखिए इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए। तभी इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी और वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।